हम लोग आगे मूव करना चाहेंगे कि ज्ञान के जो अल्टीमेट जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है ना, और ज्ञान की लिमिट्स क्या है, नॉलेज की लिमिट्स क्या हैं, क्या लिमिट्स होती भी हैं या नहीं होती हैं। इस प्रश्न पर दर्शन बहुत गहराई से विचार करता है। और ज्ञान के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, वो मुख्य दृष्टियां क्या हैं जिसके द्वारा ज्ञान की सत्यता का सत्यापन संभव है भी या नहीं है, और है तो किस तरह से संभव है ना। तो ज्ञान के प्रमुख 3 प्रकार के सिद्धांतों के बारे में वेस्टर्न में चर्चा की गई है। एक है संवादिता का सिद्धांत, दूसरा है संसक्तता का सिद्धांत, और तीसरा है अर्धक्रियावादी सिद्धांत जिसको प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। तो संवादिता का जो सिद्धांत है वहां पर ज्ञान का अर्थ ये है कि जिस ज्ञान का आप दावा कर रहे हैं उसके अनुरूप, उसके समतुल्य इस जगत में कोई चीज अस्तित्वमान है या घटना घटित सच में हो रही है, यथार्थ रूप में घटित हो रही है, यानी आपका ज्ञान किसी चीज के संवादी है, कोरेस्पोंडेंट है ना, तभी हम उस ज्ञान को यथार्थ मानेंगे। या यथार्थ यदि संवादी नहीं है तो यथार्थ नहीं मानेंगे। इसके भी 2-3 क्राइटेरिया हैं। जितने घटक जो हैं किसी घटना के या वस्तु के हैं उतने ही घटक आपके ज्ञान के भी होना चाहिए। जिस रूप में आपके वस्तु या घटना में उस घटक का स्वरूप है वही स्वरूप आपके ज्ञान में भी होनी चाहिए, है ना। और जिस प्रकार का संयोजन उनके घटकों में उस वस्तु या घटनाओं में है उसी प्रकार का संयोजन आपके ज्ञान में भी, ज्ञान के घटकों में भी होना चाहिए, तभी उस ज्ञान को एक दूसरे के पूर्ण संवादी माना जाता है। तो संवाद का सिद्धांत कुछ इस तरह से काम करता है। दूसरा सिद्धांत है संसक्तता का सिद्धांत। जो संवादिता का सिद्धांत एक्चुअल में एम्पिरिसिज्म का सिद्धांत है, जो मानते हैं कि हमें जिस रूप में जगत का या ज्ञान का अनुभव हो रहा है उसी रूप में ही कोई चीज अस्तित्ववान है या यथार्थ रूप में मौजूद है। दूसरा जो संसक्तता का सिद्धांत है वो ये मानती है कि हमारे डिफरेंट आइडियाज ऑफ नॉलेज हैं उनके बीच कितनी कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी ही किसी ज्ञान की प्रामाणिकता का प्रमुख साधन है। यानी जैसे आग जलाती है तो आग जो है कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि बुझाने का काम करेगी, यानी उसमें सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी का कोई क्वालिटी प्रॉपर्टीज अगर आती हैं ज्ञान में तो वो ज्ञान नहीं माना जाता है। ज्ञान सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो सकती, है ना। ज्ञान में कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तो कंसिस्टेंसी ही ज्ञान का सोर्स है। तो एक ज्ञान जो हमें है दूसरा ज्ञान कभी भी हमारे उसका आत्म विरोधी नहीं हो सकता, उससे संसक्तता ही होगा, यानी उसके साथ उसकी संगति ही होगी, वो समर्थित करते हुए आगे बढ़ेगा। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का समर्थन करेगा, ना कि विरोध करेगा। हाँ, तो ज्ञान के समर्थन के द्वारा ही ज्ञान तंत्र का विकास होता है ना। तो अगर ज्ञान का विरोध हो रहा है तो या तो पहला वाला ज्ञान ही नहीं है ना, या दूसरा वाला ज्ञान का जो समर्थन का दावा कर रहे हैं वो मिथ्या है, वो किसी प्रकार के ज्ञान की यथार्थ प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं कर पा रहा है। तो ये एक संसक्तता का सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत बहुत आते हैं, संसक्तता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? संसक्तता का सिद्धांत जो है दरअसल देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ रीजन के ऊपर बेस्ड है। जो रैशनलिस्ट फिलॉसफी है या रैशनलिज्म है, हाँ, जो रीजंस पर काम कर रहे हैं। एक रीजन दूसरे रीजंस को कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं, वो एक दूसरे का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का स्रोत रीजन को मानते हैं। तो उसकी प्रामाणिकता वो बाहर जगत में नहीं दिखा सकते, उन्हें अंदर ही दिखानी पड़ेगी। तो रीजन के कंसिस्टेंसी में ही वहां पर ज्ञान की सत्यता को स्वीकार किया जाता है ना। तीसरा जो है वो वहां पर अर्धक्रियावादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार ये माना जाता है, विलियम जेम्स कहता है कि जो सत्य है वो उपयोगी है और जो उपयोगी है वही सत्य है। मतलब सत्य की एकमात्र क्राइटेरिया और ज्ञान की सत्यता का एकमात्र क्राइटेरिया ये है कि जो सत्य है वो उपयोगी होना चाहिए और जो उपयोगी है वही सत्य है। यानी कि इसका एक बहुत पैरेलल हम लोग इंडियन इसमें भी कई सारे देखते हैं कि अर्धक्रियावादी सिद्धांत आते हैं, जिसके बारे में मैं और ज्यादा विस्तृत रूप से आप जैसे जानना चाहूंगा। लेकिन जो चीजें वर्केबल हैं, काम करती हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन को रूपांतरित करती हैं, हमारी समझ को रूपांतरित करती हैं सत्य के प्रति, उसी को ही ज्ञान माना जाए। और जो चीजें रूपांतरित नहीं करती, यथार्थ रूप से वर्केबल नहीं है, वर्केबिलिटी जिसमें नहीं है, पोटेंशियल नहीं है चेंज करने की, उसको ज्ञान ही ना माना जाए, है ना। तो ये ज्ञान का एक जो बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारवादी या अर्थक्रियावादी सिद्धांत माना जाता है। तो ये 3 प्रकार के ज्ञान की सत्यता के मूलभूत सिद्धांत हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंडियन फिलॉसफीज में अगर हम लोग देखना चाहें तो इस प्रॉब्लम को, ज्ञान की सत्यता संबंधी जो सिद्धांत की जो समस्या है उसको किस प्रकार से डिलीवर करते हैं, कुछ मुख्य बातों को अगर आप यहाँ पर बताना चाहें। जी बिल्कुल, इंडियन फिलॉसफी में भी ज्ञान की सत्यता या ज्ञान की प्रामाणिकता कहाँ से आती है उस पर डिबेट हुआ है। उसमें मेन तरीके से जो प्रिंसिपल है वो प्रामाणिकता का प्रिंसिपल आता है, जिसमें स्वतः प्रमाण और परता प्रमाण की
बातें आती हैं जी। इसमें स्वतः प्रमाण उस घटना को कहा जाता है कि स्वतः प्रमाण एक्चुअली ज्ञान कैसे प्रमाणित होता है उसकी घटना को व्यक्त करता है। तो ज्ञान को स्वतः प्रमाण तब कहा जाता है जिस प्रक्रिया से ज्ञान हो रहा है उसी प्रक्रिया से ही उस ज्ञान की प्रमाणिकता तय हो जाए, अर्थात ज्ञान की प्रमाणिकता का खोज ज्ञान की प्रक्रिया में ही विद्यमान हो, उससे बाहर ना हो, तब उसको कहा जाता है कि वह ज्ञान स्वतः प्रमाण है। और ज्ञान का जो परता प्रमाणिकता है, परता प्रमाण है, या तो वो परता प्रमाण माना जाता है कि ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञान की प्रमाणिकता का खोज विद्यमान नहीं है, उसके बाहर विद्यमान है, तब उसे कहा जाता है कि परता प्रमाण है। तो प्रमाण में जो शब्द है वो ज्ञान की प्रमाणिकता से रिलेटेड है। अब ज्ञान में त्रुटि भी आया करती है, कभी कभी इंद्रिय में देखने में हमको रस्सी में सांप दिख जाता है, तो यहीं पर डिबेट खड़ा होता है कि ज्ञान में अप्रमाणिकता कहाँ से आती है, त्रुटि कहाँ से आती है। तो इसमें भी स्वतः अप्रमाण और परता अप्रमाण आता है। तो यदि ज्ञान की प्रक्रिया जहाँ से हो रही है वहीं से यदि अप्रमाण आता है, यानी हमारे फॉल्स परसेप्शन के द्वारा भी ज्ञान में अप्रमाण होता है, हाँ, तब उसको माना जाता है कि वो स्वतः अप्रमाण्य है, मतलब ज्ञान की प्रक्रिया से ही त्रुटि खड़ी हुई है। और यदि परता प्रमाण तब माना जाता है जब ज्ञान जिस प्रक्रिया से हो रहा है उससे बाहर ज्ञान की अप्रमाणता लाने वाला कॉज खड़ा है, तब उसको माना जाता है कि वो परता अप्रमाण्य है। इस तरीके से ज्ञान की प्रमाणिकता को समझने का प्रयास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे न्याय कहता है कि हमें कैसे पता चले, हम कैसे तय करें कि हमें पानी का ही ज्ञान हुआ है, पानी का ही परसेप्शन हुआ है, हमें आँख से तो दिख रहा है कि पानी है, तो हम पिएंगे तब पता चलेगा कि ये पानी सच में है, तब पानी की प्रमाणिकता तय होगी। पानी से अगर प्यास बुझती है तब उसकी प्रमाणिकता उससे सिद्ध होती है। यह आपका बताए हुए वो अर्थ क्रियाकारी सिद्धांत के जैसा है, जिसमें ज्ञान यदि उपयोगी है तो मान लिया जाता है कि वो ज्ञान प्रमाणिक है। इसी को कहा जाता है प्रवृत्ति साफल्यवाद। हाँ, न्याय की भाषा में इसको प्रवृत्ति साफल्यवाद कहा जाता है। तो इस आधार पे अब मान लिया जाएगा कि ये ज्ञान प्रमाणिक है। तो इसको कौन सा प्रमाण कहेंगे? इसको कहेंगे परता प्रमाण, क्योंकि ज्ञान किस प्रक्रिया से होता है? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष करने से, टकराने से ज्ञान पैदा होता है। लेकिन ज्ञान की प्रमाणिकता वहां से नहीं मिलती है, वहां से बाहर मिलती है, उसको पीने से। जिसका ज्ञान हुआ है उसका उपयोग करते हैं, यदि उपयोगी हो जाता है तो प्रमाणिक है, नहीं तो नहीं है। इस तरीके से एक डिबेट होता है। अब इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करते। बिल्कुल, प्रमाण्यता को लेकर। दूसरा जो है कि इस प्रिंसिपल को लेकर के, ज्ञान की सीमा को लेकर के अब हम लोग बात करना चाहेंगे कि नॉलेज को लिमिटेशंस क्या है। तो कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञान की सीमा ही नहीं है, और कुछ लोग मानते हैं, जैसे वेस्टर्न फिलॉसफीज में ये डिक्लेरेशंस हैं कि बुद्धिवादियों का ये डिक्लेरेशंस है कि रीजन की लिमिट इज द लिमिट ऑफ माय रीजन इज द लिमिट ऑफ माय नॉलेज, है ना। एम्पिरिसिज्म का ये डिक्लेरेशंस है, द एक्सपीरियंस द लिमिटेशन ऑफ माय एक्सपीरियंस इज द लिमिटेशन ऑफ माय नॉलेज, है ना। एप्रायोरिज्म वाले जो कांट, जो समीक्षावादी दार्शनिक हैं, उनका मानना है कि जो मेरी बुद्धि की कोटियों की जो सीमाएं हैं दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ माय नॉलेज, है ना। बुद्धि की कोटियों की सीमाएं ही मेरी ज्ञान की सीमाएं हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई वर्ल्ड, दुनिया का कोई स्वरूप है या सत्य का कोई स्वरूप है तो हम उसको नहीं जान सकते, क्योंकि हम जो भी जानते हैं वो बुद्धि की सीमाओं में रह करके ही हम उनसे जान पाते हैं, जगत को समझ पाते हैं। तो ये तो एक लिमिट्स यहाँ पर दिखती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे हमको समझ में आते हैं जो एब्सोल्यूटिस्टिक फिलोसफर्स हैं, एब्सोल्यूटिज्म को जो सपोर्ट करते हैं, निरपेक्षवादी जो दर्शन हैं, जैसे हीगल हैं, जो ज्ञान को लिमिटलेस मानते हैं। तो इस तरह का क्या मतलब इंडियन जो सिस्टम, फिलोसफिकल सिस्टम्स हैं, वहाँ पे ज्ञान की सीमाओं को लेकर किस प्रकार से क्या बात कही गई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे पौरुषेय ज्ञान और अपौरुषेय ज्ञान की जब हम बात कर रहे थे, तो पौरुषेय ज्ञान क्योंकि पुरुष ही सीमित होता है, तो पुरुष एक जीव के रूप में व्याख्यात कर रहे हैं, तो उसका जो ज्ञान है वो भी लिमिट से युक्त होगा, चाहे वो उसका मानसिक ज्ञान हो, चाहे उसका बौद्धिक ज्ञान हो, चाहे उसका इंद्रिय परक ज्ञान हो। ठीक है, इंद्रिय परक से उच्चतर होता है मानसिक से उच्चतर ज्ञान होता है बौद्धिक, लेकिन बौद्धिक ज्ञान लिमिटलेस नहीं होता है या अंतिम ज्ञान नहीं होता है। अंतिम ज्ञान के लिए सारे जो साधन हैं, टूल्स हैं, टूल्स से बाहर होकर के ही अपने आप में चीज़ों का ज्ञान जानने के लिए सारे आधारों को छोड़ देना होता है, और तब वो
जो यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है, अलौकिक सत्ता है, उसके साथ अलाइन करने से ही वो इनफाइनाइट ज्ञान या चीज़ों का समग्रता में ज्ञान, सभी प्रकार के तरह के ज्ञानों का एक साथ ज्ञान होना जो होता है वो अपरोक्षानुभूति के द्वारा ही होता है। जिस तरीके का लिमिटलेस ज्ञान आपका वो एब्सोल्यूटिज्म बात करता है, अंतर प्रज्ञा की बात, तो यहाँ पे वो होता है। यहाँ पर एक बात समझ में आते हैं कि सत्य का जो भी स्वरूप होगा उसका नेचर जो है वो लिमिटलेस होगा, और इसीलिए ज्ञान अगर लिमिटलेस जब तक नहीं होगा तब तक वो सत्य को पूरी तरह से नहीं जान सकता। मुझे लगता है कि जैनों में भी अनंत ज्ञान जो है, अनंत चतुष्टय का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स हैं और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वैसे ही वेदांत में जो सतचिद आनंद, जो लिमिटलेस जो नॉलेज है, लिमिटलेस जो एग्जिस्टेंस है ना, और लिमिटलेस जो ब्लिसफुलनेस है उसकी बात की जाती है। तो लिमिटलेस जो कॉन्शियसनेस है वो भी एक लिमिटलेस जो ज्ञान है उसको प्रदर्शित करता है, क्योंकि ज्ञान और चेतना दोनों वहां पर अभिन्न है। चेतना जो है ज्ञान जो है चेतना का बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस तरह से समझ में आता है कि ज्ञान की लिमिटेशंस को लेकर के ही फिलॉसफी में भी, इंडियन में भी और वेस्टर्न में भी एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स है, जिसके बारे में हम लोग अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो पूरा का सेशन है ये प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी पर है। और प्रॉब्लम्स क्या हैं फिलॉसफी की, और उन प्रॉब्लम्स को फिलॉसफी किस तरीके से डिलीवर करते हैं, उसके बारे में बहुत ही इंट्रोडक्टरी हम लोगों ने डिस्कशंस की। हाँ, कि प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की क्या मेथोडोलॉजी होती है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डायग्नोस करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी होती है, इस पे चर्चा अभी हुई नहीं है। हाँ, इस पे हम लोग आगे बहुत एक विस्तृत रूप से इस प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी के रेस्पॉन्स में ही हम लोग विभिन्न प्रकार के और एक पूरी लेक्चर सीरीज इसके लेकर के आना होगा, तभी इन बातों को पूरी तरह से स्पष्ट करना संभव होगा। अभी हम लोग ने इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी पर डिस्कस की है, जिससे बहुत कुछ जो है सामने आई कि प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी में फिलॉसफी किस तरह से प्रॉब्लम को डायग्नोज करती है, उनके कारणों की जांच करती है, उनकी त्रुटियों को पहचानते हैं, उनकी त्रुटियों का निदान करने की एक मेथोडोलॉजी डेवलप करती है। हाँ, जनरली फिलॉसफी क्या डील करती है ये डेफिनेटली हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी की हमारी जो डिस्कशंस हैं उसको हम लोग यही समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद।